नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एमरोस कस्टम यूट्यूब चैनल पर। इस बार हम आपको लेकर चलेंगे अलंग के एक रोमांचक सफ़र पर और दिखाएंगे कि कैसे हमने अपने यूट्यूब के सफ़र को एक और नया आयाम देने के लिए लुधियाना से यहाँ तक का सफ़र किया और अपनी नई वर्कशॉप के लिए कुछ मशीनरी खरीदेंगे। अपने 3 दिन के इस अलंग के सफ़र पर हम दिखाएंगे कि हमने किन किन प्लाटों का सफ़र किया और कौन कौन सी मशीनरी खरीदी और अब बताएंगे कि यदि आप भी हमारी तरह मशीनों के प्रेमी हो तो यहाँ आकर आपके लिए मशीनें खरीदना सही रहेगा कि नहीं। तो चलते हैं अलंग के सफ़र पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। यात्रा का पहला पड़ाव हमने जालंधर स्टेशन तक टैक्सी से किया। स्टेशन पहुंचकर हमने जन्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। ट्रेन बिल्कुल खाली थी और हमने एसी 2 टायर में अपनी सीट बुक कराई थी, तो सफ़र काफ़ी आरामदायक कट गया। भावनगर पहुंचकर हम वहां के लोकल बस स्टैंड चले गए और वहां से हमने तापराज गांव के लिए एक बस पकड़ी। तापराज गांव अलंग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। तापराज से अलंग का सफर हमने होटल द्वारा दी गई किराए की मोटरसाइकिल से किया। तापराज गांव में ही हमने एक होटल में एसी रूम बुक किया और थोड़ा नहा धोकर निकल पड़े हम उसी दिन ही अलंग के एक रोमांचक सफ़र की ओर। तो दोस्तों, गूगल मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि होटल से जिस रास्ते की ओर हम जा रहे हैं वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों, सड़क के दोनों ओर जो ये टीन के शेड की इमारतें नज़र आ रही हैं, ये वही दुकानें हैं जिस पर अलंग के जहाज़ों का सामान कटकर बिक्री के लिए आता है। अलंग पहुंचने से पहले हमने इंटरनेट पर, गूगल पर काफ़ी रिसर्च की थी और हमने यह पाया कि यहाँ पर जहाज़ की कील से लेकर जहाज़ का इंजन तक बिक्री होता है। हमारा अलंग आने का मुख्य उद्देश्य अपने वर्कशॉप से जुड़ी मशीनरी खरीदना था, जिसके लिए हमने बजट भी निर्धारित किया था। हमारा कुल 5 लाख का बजट था, जिसमें हमें लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, बेंच ग्राइंडर और एक छोटी ड्रिल प्रेस खरीदना था। तो दोस्तों, सड़क के इस ओर जो ये आप दुकानें देख रहे हैं, इनको स्थानीय भाषा में खड्डे कहा जाता है और जहाँ पर जहाज़ की कटाई होती है उसको प्लाट कहते हैं। यहाँ पर ऐसे 400 से भी ज़्यादा खड्डे हैं जहाँ पर आपको जहाज़ का छोटा से लेकर बड़ा हर सामान मिलेगा। आपको इतने सारे खड्डों को एक एक करके देखना बहुत ही मुश्किल काम था, तो हम सिर्फ उसी खड्डे पर गए जहाँ पर हमें कुछ अनोखा दिखाई दिया। और आपको हैरानी होगी यह देखकर कि यहाँ पर अमेरिका, जापान, जर्मनी के ऐसे ऐसे टूल देखे हमने जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर ये टूल किलो के भाव में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते हम पहुंच ही गए अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर। यह एक जहाज़ की वर्कशॉप से जुड़ा खड्डा था और हम जिन मशीनों की तलाश कर रहे थे, यहाँ पर वो तकरीबन वो सभी मशीनें उपलब्ध थी, जैसे कि मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, स्लॉटिंग मशीन, बेंच टॉप लेथ, मिनी लेथ। तकरीबन हर मशीन यहाँ पर उपलब्ध थी, परंतु उनके प्राइस इतने ज़्यादा थे कि जितना हमारा बजट था उस बजट में तो हम सिर्फ यहाँ से एक ही मशीन लेकर जाते। तो हम यहाँ से आगे बढ़ गए। चलते चलते हम अपने होटल से 5 से 6 किलोमीटर दूर कब निकल गए हमें खुद नहीं पता चला और अब वापस पैदल चलने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो हमने देखा कि शाम भी बहुत हो गई है और यहाँ पर यातायात के साधन भी अच्छे नहीं हैं। तो रास्ते में हमें एक टेम्पू मिल गया, तो उसकी छत पर सवार होकर हम अपने होटल तक पहुँचे। टेम्पू की छत पर सवार होकर हमने यहाँ के अलंग की लोकल मार्केट का खूब आनंद उठाया और खूब सारी हमें चीज़ें देखने को मिली जो कि अलंग के जहाज़ से जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आज 12 तारीख का दिन है और आज हम जा रहे हैं अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड और उसके लिए हमने अपने होटल से किराए की एक मोटरसाइकिल ली, जिसका दिन का किराया 500 रुपये है और आपको लेकर चलेंगे उन प्लाटों में जहाँ पर जहाज़ की कटाई होती है।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड में आकर घूमना चाहते हैं, यहाँ के प्लाट देखना चाहते हैं, तो आपको केवल अपनी ही गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यातायात की सुविधा बहुत ही ख़राब है। तो दोस्तों गूगल मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस रास्ते से हम आज बाइक से जा रहे हैं वो रास्ता किस प्रकार से दिखाई देता है। और इस रास्ते के दोनों तरफ जो ये टीन के शेड की दुकानें देख रहे हैं, ये वही खड्डे हैं जिस पर अलंग के जहाज़ का सामान बिक्री के लिए आता है। तो दोस्तों इसी रास्ते से बाइक पर जाते जाते हम पहुंच ही जाते हैं अपने आखिरकार फाइनल डेस्टिनेशन पर, जो कि है अलंग का शिप ब्रेकिंग यार्ड। तो दोस्तों ये है अलंग का शिप ब्रेकिंग यार्ड, जो कि 30 से 40 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस सड़क के दाईं ओर जो ये आप समुंदर देख रहे हैं, ये समुंदर के किनारे पर ही ये प्लाट स्थित है जहाँ पर जहाज़ की कटाई होती है। यहाँ पर ऐसे 300 से भी ज़्यादा प्लाट हैं जहाँ पर जहाज़ कटते हैं। वाली दुकान है। सर ये लेथ वगैरह कहाँ मिलेगी? लेथ मशीन, लेथ का प्लॉट, खराद मशीन खराद वाला आगे मिलेगा। अच्छा, खराद मशीन, लेथ मशीन के बारे बेचने वाले इधर नहीं है। गेट है ना, इसके बाद सब खड्डा है, वही खड्डे से नहीं। अच्छा। तो दोस्तों अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हमने सुना था कि जो खड्डे में मशीनें बेचते हैं वो लोग भी यहाँ प्लाटों से ही मशीनें खरीद कर ले जाते हैं। तो क्यों ना हम भी सीधा मालिक से संपर्क करके अपने लायक कोई मशीन यहीं से ख़रीद लें, और इस तरह हम काफ़ी पैसा भी बचा सकते हैं अपने लायक। तो दोस्तों ये जो प्लाट आप देख रहे हैं, ये एक फैक्ट्री के रूप में कार्य करते हैं, और यहाँ पर आपको फोरमैन, गैस कटर, हेल्पर, अकाउंटेंट, हर तरह के एम्प्लॉय यहाँ पर आपको कार्य करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों कुछ प्लाटों में हमें अंदर जाने का मौका भी मिला, परंतु रिकॉर्डिंग किसी ने भी करने नहीं दी, और कुछ प्लाटों में तो हमें गेट से ही वापस भेज दी। हमें पूरा एक दिन लग गया यह समझने में कि यहाँ पर कार्य किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से सौदेबाजी लोग यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों घूमते घूमते हमें जहाज़ों से जुड़ी काफ़ी रोचक जानकारियाँ जानने को मिली, जैसे कि जिस जहाज़ को बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं, उस जहाज़ को यहाँ पर 6 महीने तक कटने में लग जाते हैं। और कुछ जहाज़ तो इतने विशालकाय होते हैं कि वो 2-2 साल तक यहाँ पर कटने के लिए ही खड़े रहते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाज़ सेक्शनों में कटता है, और जैसे जैसे जहाज़ कटता जाता है उस जहाज़ को खींचना भी पड़ता है। तो खींचने का भी समय तभी निर्धारित रहता है जब यहाँ पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी टाइम पर ही जहाज़ को खींचा जाता है। तो दोस्तों जब हम प्लाटों में घूम रहे थे तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्डों से भी हमने काफ़ी सूचना हासिल की। उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ पर 4 से लेकर 8 बजे के बीच आइए, क्योंकि उसी टाइम पर ही यहाँ पर मालिक लोग आते हैं और उसी दौरान ही आप सौदेबाजी कर सकते हैं। दिन के टाइम में तो सिर्फ आप अंदर अकाउंटेंट से बात करके सिर्फ सामान को देख सकते हैं कि कौन सा सामान निकला है, क्या निकला है, उसकी कंडीशन कैसी है, ये सब देख के आप जज कर लें, और शाम को आप 4 बजे के बाद आए और अपने सौदेबाजी कर सकते हो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं वापसी की ओर, और अगर यहाँ पे जहाज़ों की बात की जाए तो काफ़ी आगे तक लगभग 300-400 के करीब यहाँ पे प्लॉट हैं, बट इतने आगे जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों वापस आते समय हमारी मुलाकात हुई एक ठग से, और मैं आप लोगों को भी सावधान करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर किसी के झांसे में ना आना। और उसकी कुछ बातें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो कि इस प्रकार हैं। वो पार्टी है ना, वो भी मेरे पास आया था पहली बार, तो मेरे को पता है, मैं उसको कम से कम 1 लाख रुपये का एक मशीन में फायदा करवा दिया। 3 लाख रुपया बोला था, मैं उसको 1,25,000 में दिला दिया। आज हो सकता है
नीचे भी उतरा हुआ है माल, ऐसा भी नहीं है, नीचे भी आ गया है। मेरा नंबर ले लो। तो दोस्तों ये ठग हमें कह रहा था कि आप मुझे कुछ एडवांस पेमेंट जमा करा दो और मैं आपको डेली फ़ोटो भेजता रहूँगा और जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ जाए तो मैं आपके नाम की बोली लगा दूँगा, क्योंकि आपको बोली के लिए कोई भी अलाउ नहीं करेगा। माल पहुंचने के लिए सर मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा। वहाँ से फ्लैट की गाड़ी जो जाती है ना, उसके ऊपर डाल देगा आपका माल, भाड़ा भी बहुत कम होगा आपका। अभी राजस्थान में स्टाइल आपका आ गया? जी जी। व्हाट्सएप नंबर है आपका? हाँ व्हाट्सएप आप रोकने वाले हैं क्या? और अभी हम वैसे इधर उधर आप घूमो, मेरी बात सुनो, मैं आपको फोटो डालते रहूंगा, मशीन का, ड्रिल पाना का, टूल्स का। मेरा काम ही वही है, मैं सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ से का, और मेरा पार्टी कलकत्ता, हरियाणा, सब जगह बना। आप है ना, अभी नंबर तो आ गया मेरा। जी, आ गया। अभी घूमो आप, मैं आपको बुलाता हूँ। ओके सर। और भी टूल मिल जाएगा क्या? वाइस पेंट वाइस वगैरह पेंट? सब मिल जाएगा, अच्छा, अंदर अच्छा। से ही खरीद लूंगा। फिर तो ठीक है। और देखो, आपको मेरी बात सुनो, वो खरीदी आपको नहीं कर सकेगा, मैं कर दूंगा। अच्छा। हाँ, समझ लो कि आप भी कम भाव में करूंगा, 2 पैसा आपका दो, 2 पैसा मैं। कोई नहीं चलेगा। बढ़िया दूंगा। हमारी तो वर्कशॉप है, उसमें यूज करेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं है हमें। हाँ ठीक है, आगे नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। अच्छा। ये तो आप रुको तो ठीक है, नहीं तो मैं फोटो तो आपको पर डे डालते रहूंगा, माल आपको चाहिए तो भेज दूंगा, मेरा काम वही है। अच्छा, आपका अच्छा। आपको माल भी पहुंच जाएगा। अभी तो कह रहा हूँ 11 तारीख तक है यहाँ पे। कोई बात नहीं, रुको, कोई बात नहीं, घूम के आओ, जाओ सोमनाथ दीव घूम लो। अच्छा। नहीं घूमना मेन मशीन तो तो बड़ा ही है, बड़ा है मशीन। अच्छा। कोई साइज का आइडिया होएगा आपको कितना? साइज के साथ आपको कितना लंबा वाला चाहिए? 1.5 मीटर तक हो, 1 मीटर 1.5 मीटर, को ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें। हाँ, बड़ा छोटी वर्कशॉप है हमारी। है अभी मेरे को 2-3 जगह पे है, मेरे ख्याल से कौन जगह पे है ना, मैं आपको कॉल कर लूँगा। अच्छा। मैं बोलूँ ना, वो प्लॉट पे आ जाना, मैं जो बोलूँ। हाँ, कितना कब फोन करोगे? तो दोस्तों प्लाटों में हमें मशीन खरीदने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि हमारा ये आखिरी दिन था और हम यहाँ से खाली हाथ भी जाना नहीं चाहते थे। तो हम थक हार कर एक ऐसे खड्डे पे पहुँचे जहाँ पर मशीनों का काफ़ी अच्छा खासा भंडार था और यहाँ पर तरह तरह की काफ़ी मशीन थी। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल स्पीड ड्रिल प्रेस है और ये ड्रिल प्रेस काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में है और इसके स्विच वगैरह, स्पिंडल वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत रिस्टोरेशन करने के बाद ये ड्रिल प्रेस काफ़ी बेहतरीन बन सकती है। ड्रिल प्रेस के साथ ही हमने एक लेथ मशीन को देखा जिसकी बेड लेंथ 1.5 मीटर के करीब थी और देखने से इसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ का मालिक जैसे ही कोई मशीन आती है उस पर ग्रीस और तेल का एक लेप लगा देता है और उसके बाद उस मशीन को खुले आसमान के नीचे छोड़ देता है। ये लेथ मेड इन इटली पुक्की कंपनी की लेथ थी और कंडीशन वाइज काफ़ी बढ़िया थी, बट हमारी वर्कशॉप के लिए ये लेथ काफ़ी बड़ी थी। हमें तलाश थी एक छोटी लेथ मशीन की जिसकी बेड लेंथ तकरीबन 1 मीटर की हो और वो लेथ मशीन हमें मिली इस इटली वाली मशीन की बिल्कुल बैक साइड पर। ये थी डाइजुंग की लेथ जो कि मेड इन कोरिया की थी। इसकी भी गाइड वे और गियर बॉक्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में हमें मिला और यही मशीन हमने अपनी वर्कशॉप के लिए सिलेक्ट कर ली। ये मुझे 2.5 लाख रुपए में पड़ी। उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट मैंने यहाँ से ख़रीदा था वो है ये बेंच ग्राइंडर जो कि मेड इन इटली का था। क्योंकि मुझे पॉलिशिंग का काम और ग्राइंडिंग का काम दोनों ही करने होते हैं तो उसके लिए ये ग्राइंडर एकदम परफेक्ट था और ये मुझे 15,000 रुपये का पड़ा। और यहाँ का मालिक बोलता है जिस मशीन को आप सिलेक्ट कर लो और उस पर अपने सिग्नेचर ज़रूर कर देना। और इसके अलावा जो ये आप मशीन देख रहे हो मिली कम ड्रिलिंग, ये भी मैंने ख़रीदी है। आपको करीब से दिखाता हूँ। ये मशीन कुल 3 तरह का काम कर सकती है, मिलिंग, ड्रिलिंग और टैपिंग का। ये मशीन मेड इन ताइवान है जो कि रोंगफू कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये आज भी काफ़ी बढ़िया मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है। क्योंकि कंडीशन वाइज ये मशीन काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी और मुझे मिलिंग खरीदनी थी, परंतु बड़ी मिलिंग का बजट काफ़ी ज़्यादा था तो ये मिलिंग मशीन काफ़ी बजटेड थी और काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद ये मुझे 50,000 रुपये में पड़ी। और दोस्तों आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी छोटी मोटी लेथ पड़ी हुई हैं।
अगर आपको कोई मशीन यहाँ पर पसंद आती है तो आप बेशक इस प्लाट से ये मशीनें खरीद सकते हैं, परंतु एक बात है कि आपको इन मशीनों की कंडीशन देखनी होगी। अगर आपको लगता है कि ये मशीन आप रिस्टोर करते हो तभी आप इसको खरीदने के लिए आगे बढ़िए। यहाँ पर ऐसी बहुत सी मशीनें मैंने देखी जो कि इंग्लैंड, जर्मनी, USA इस देशों की मशीनें यहाँ पर पड़ी थी। यदि आपको भी अपनी वर्कशॉप के लिए कोई मशीन चाहिए तो आप इस खड्डे पर जरूर विजिट कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ मशीनें ऑलरेडी ढकी हुई हैं, तो ये ऑलरेडी मशीनें बिक चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों डाइजिंग की लेथ जो कि 1.5 मीटर बेड लेंथ की मशीन है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं एक और मशीन अपनी वर्कशॉप के लिए देख रहा था जो कि थी सिंगल फेस बेंच ड्रिल। तो एक दिक्कत उसमें थी कि यहाँ पर जो भी बेंच ड्रिल थी वो थी जापान की, अमेरिका की, और वहाँ पर चलता है 110 वोल्ट। तो मोटर में मुझे वो दिक्कत आने वाली थी, तो अंत में मैंने एक ये हिताची की ड्रिल प्रेस को पसंद किया। कंडीशन वाइज ये ड्रिल काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिख रही थी और इसका स्पिंडल भी थोड़ा जाम था, परंतु थोड़ा बहुत रिस्टोरेशन करने के बाद ये काफ़ी अच्छी बनेगी। और ये मशीन मुझे 8,000 रुपये में पड़ी। ऐसी ड्रिल मशीन और कहीं लोकली आपको मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी ड्रिल मशीन है जो कि सभी गियर ड्रिवन ही ड्रिल मशीन तकरीबन यहाँ देखने को मिली हमें। और आप पीछे देख सकते हो कि ये काफ़ी बढ़िया कंडीशन में भी दिख रही हैं। तो यदि आपको भी अपने वर्कशॉप के लिए कोई छोटी बड़ी ड्रिल प्रेस चाहिए तो आप यहाँ से ज़रूर आकर लेकर जाइए। ये जगह एक मेरे जैसे वर्कशॉप लवर के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस जगह पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से क्या क्या ना खरीद कर ले जाऊँ, परंतु बजट लिमिटेड होने के कारण मैं कुछ ही सामान यहाँ से खरीद पाया। तो मैं आपको इस प्लॉट के अंदर भी लेकर जाता हूँ। ये प्लॉट नंबर है 357 और इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि इन मशीनों के अलावा भी इसमें और क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों शुरुआत में ही इन्होंने एक मोटर का और गियर बॉक्सों का एक रैक बना कर रखा हुआ है। इसमें आपको हर HP की, हर साइज़ की मोटर और गियर बॉक्स इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कुछ बड़े बड़े विंच मोटर और विंच के गियर बॉक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। इनका मेनली कार्य विंच का ही है। तो दोस्तों ये विंच का काम जो होता है जहाज को तट की तरफ जैसे खींचना होता है तो वहाँ यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे बड़े भाई साहब मिस्टर मनीष कुमार। इन्हीं का ही प्लान था कि हम अलंग चलते हैं अपने वर्कशॉप के लिए मशीनरी खरीदने। और ये है यहाँ का सबसे खतरनाक गार्ड टॉमी, जो कि रात को यहाँ पर पड़े हुए सामान की देखभाल करता है ना कितना खूंखार। तो दोस्तों इसके अलावा भी मैंने अपनी वर्कशॉप के लिए कुछ और टूल्स भी खरीदे, जो कि था ये एक स्टडी रेस्ट, जो कि लेथ मशीन का ही हिस्सा रहता है। क्योंकि ये लेथ मशीन के साथ था नहीं, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे यह मिला। इसके अलावा दोस्तों ये फोर्जा चक, मिलिंग वाइज, ये भी मैंने यहीं से ही खरीदे हैं और ये मुझे 90 रुपीज़ पर kg में मिले हैं। तो ये मुझे 5-6 हज़ार में एक मिलिंग वाइज ये सब पड़ा है, तो बाद में मैं इनको रीस्टोर करूँगा। आगे इस खड्डे में और बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर विंच मोटर, गियर बॉक्स, काफ़ी हैवी यहाँ पर पुलियाँ पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों इस प्लाट का जो ओनर है उसका बेटा ये विंच सिस्टम से जुड़ा हुआ बिजनेस देखता है। आप देख सकते हो कि ये विंच कितने भारी हैं और इनके भारी भरकम सामान खींचने के काम आते हैं। तो दोस्तों आप भी यहाँ से विंच सिस्टम, गियर बॉक्स कुछ ऐसा लेकर जाके कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहता हो तो यहाँ पर आइए और ये सामान से अपना कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चक्कों की पूरी एक कब्रगाह है। यहाँ पर आपको 3 जाचक, 4 जाचक, फेस प्लेट, ये सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो भी किलो के भाव में। तो दोस्तों यदि आपको भी अपनी लेथ के लिए कोई चक चाहिए तो आप यहाँ पर आके लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस खड्डे के दूसरी ओर आपको लेकर जा रहा हूँ और दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस प्रकार की मशीनरी और किस प्रकार का सामान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि मैं इस प्लाट की दूसरी ओर आ गया हूँ और इस प्लाट के पीछे तक आप देखोगे कि ये प्लाट पूरा विंचों से ही भरा हुआ है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने अब जो अपना बिज़नेस है वो डेडिकेटली विंचों की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो मैं आपको प्लाट के आगे के हिस्से में लेकर चलता हूँ जहाँ पर मशीनें रखी हुई हैं। तो दोस्तों चलते चलते प्लाट के आगे के हिस्से में जो पहली मशीन हमें देखने को मिली वो थी ये पावरमेटिक की ड्रिल प्रेस, जो कि मेड इन USA है।
खैर ड्रिल प्रेस की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से लग रहा था कि ये यहाँ पड़ी हुई है और इसको कोई ख़रीदार नहीं मिला। पर ये भी रीस्टोर करके काफ़ी बेहतरीन बनाई जा सकती है। इस ड्रिल प्रेस के साथ ही हमने एक लेथ मशीन को देखा, जो कि 6 फुट की एक लेथ मशीन थी और कंडीशन वाइज काफ़ी अच्छी दिख रही थी लेथ मशीन। और पास जाकर जब मैंने इसके कैरेज को चला के देखा तो मूवमेंट मुझे काफ़ी हार्ड लग रही थी। हो सकता है कि ये धूल मिट्टी के करके थोड़ा हार्ड हो गई हो, परंतु ये रीस्टोर करके काफ़ी ये भी बेहतरीन बनाई जा सकती। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जितनी भी मशीनें देखी उनकी कंडीशन देख के यही लगता है कि ये सारी मशीनें रेस्टोरेशन के लायक हैं। तो दोस्तों, इस प्लाट में थोड़ा सा और आगे चलने पर हमें एक जेट की मिनी लेथ दिखाई दी। ये जेट की लेथ जो थी ये मेड इन USA की थी और इसकी जो बेड की जो हार्डनेस है, सरफेस हार्डनेस, वो 70 HRC तक होती है। दोस्तों, इस जेट की लेथ की कंडीशन काफ़ी बेहतरीन लग रही थी। मैं भी चाह रहा था कि मैं इस लेथ को भी ख़रीद लूँ, पर बजट थोड़ा ओवर हो जाता है, इस करके मैं इसको नहीं ख़रीद पाया। तो दोस्तों, जेट की लेथ के बाद बारी आती है एक और लेथ की, जो कि इसके बिल्कुल एक ऑपोजिट एंड पर रखी हुई थी। ये जो लेथ थी ये 2 मीटर बेड लेंथ की लेथ थी और ये लेथ काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में लग रही थी और ये लेथ मेड इन पुर्तगाल की थी। तो दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली है कि यहाँ पर जितनी भी लेथ मशीनें थी सभी गियर ड्रिवन लेथ मशीन थी। कोई भी पुली ड्रिवन, बेल्ट ड्रिवन कोई लेथ मशीन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली। और गियर ड्रिवन लेथ मशीनों का अपना ही एक एडवांटेज रहता है, आप इसमें इजीली अपनी स्पीड चेंज कर सकते हो, लो मेंटेनेंस रहता है और ऐसे अनेकों फ़ायदे हैं गियर ड्रिवन लेथ मशीनों के। तो दोस्तों, आगे चलकर हमें एक और मशीन दिखाई दी जो कि थी बैंडसा। खैर प्लान तो इस बैंडसा को भी ख़रीदने का था, परंतु वही बजट ज़्यादा होने के करके इसका प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा। ये बैंडसा मेड इन इटली की थी और कंडीशन वाइज देखे तो इसको काफ़ी रस्ट लग चुकी थी, बट इसका भी रेस्टोरेशन किया जा सकता था क्योंकि गियर बॉक्स और मोटर काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रहे थे। तो बेरिंग वगैरह चेंज करके ये बहुत ही बेहतरीन एक बैंडसा बन सकती है। मालिक से जब इस बैंडसा का रेट पूछा तो उसने बोला कि ये बैंडसा उसने अपने लिए मंगा के रखी हुई है और यदि आपको ख़रीदनी है तो आप 1 लाख रुपए में इसे ख़रीद कर ले जा सकते हो। तो दोस्तों, फाइनली ये वो सामान था जो हमने अलंग के इस पूरी जर्नी में हमने ख़रीदा। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमने ये सामान को रिस्टोर किया और अपनी वर्कशॉप में इसको स्थापित किया। तब तक के लिए नमस्कार।